Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs. So let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, because there is lot of knowledge to discuss with you. So let's see what are the important news especially for the examinations. तो कोरोना की स्थिति देश में काफ़ी सुधार हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और लगातार ऑटो सेक्टर के साथ साथ जीएसटी जो कलेक्शन था वो भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही भारत के जो बिरजू जी जो थे, जो उड़ीसा के रहने वाले हैं खास करके, वो 20 साल के बाद पाकिस्तान की लाहौर जेल से रिहा हुए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखेगी और भारत सरकार ने गुणवत्ता के पैमाने पर स्कूलों को परखने की कोशिश कर रही है। उसके लिए एक नया अधिकरण बनाने की घोषणा करने वाली है। आगे देखते हैं और भी कि हाल ही में काबुल विश्वविद्यालय जो है अफगानिस्तान का राजधानी काबुल विश्वविद्यालय में, वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ जिससे 25 लोगों की करीब स्टूडेंटों की मौत हो गई। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आज डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें जॉन बाइडेन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों आपस में दोनों प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हैं। वहाँ पे आज चुनाव होने वाले हैं। वहाँ की सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करने का अनुमान लगाया है। तो ये 4 साल का हर साल 4 साल में ये चुनाव होता है और ये दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका है। करीब 1804 में पहला वहाँ पे चुनाव हुआ था और वहाँ पे एक ऐसी तंत्र है जिसमें कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई पार्टी यदि ज़्यादा वोट लाती है तो भी वो हार सकती है। तो वहाँ पे 2 पार्टी चलती है, डेमोक्रेट पार्टी और एक नेशनल पार्टी या नेशनल, इसी तरह से कुछ नाम दिया गया है। तो ये 2 पार्टी वहाँ चलती है। ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ तमाम तरह की जानकारियाँ। तो आगे देखते हैं। बनवाल ट्यूटोरियल्स अब टेलीग्राम पर भी आ चुका है। आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज़ ज्वाइन द बनवाल ट्यूटोरियल्स ऑन टेलीग्राम चैनल। आगे देखते हैं आज क्लास में क्या है खास, क्या है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले एज ए डेली रूटीन, जो दिन प्रतिदिन जो मैं बता रहा हूँ आपको, डेली क्वेश्चन ऑफ द डे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिए रहते हैं और एक प्रमुख मुद्दों पे चर्चा की जाती है जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हो, खास के एग्जाम से जुड़ा हुआ हो। उसके बाद आज का इतिहास, उसका मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है, उसका टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स। अभी कंट्री सीरीज चल रही है, यानी जो देश के बारे में जो लोगों को जानकारियाँ नहीं है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की सरकार की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन शिक्षा वहाँ पे है कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। शिक्षा की तेजी से होते ऐसा व्यवसायीकरण की आंधी में वह कभी टिक नहीं पाई है, पर सरकार ने अब ठान लिया है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत बनाने के लिए सभी राज्यों में एक स्वतंत्र प्राधिकरण है ना, एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। फिलहाल इसे राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण नाम दिया गया है, जो विद्यालयों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के साथ साथ उनकी फीस की बढ़ोतरी, किताबों का चयन आदि से जुड़ी मनमानी पर भी रोक लगाएगी। तो एक बहुत ही सुपर डिसीजन है, खास करके यहाँ के स्टूडेंट्सों के लिए, यहाँ के पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को सही स्कूल में पढ़ा नहीं पाते हैं ज़्यादा फीस होने के कारण। आज भारत में बहुत सारी इस तरह की भेदभाव अभी भी चल रही है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की तुलना में बहुत सारे गरीब छात्र जो हैं या उसके माता पिता बच्चों को अपना अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत राज्यों में दयनीय है, खास करके छोटे छोटे राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह में। इस तरह का अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, काबिल तारीफ है। आगे देखते हैं आज का इतिहास में। आज ही के दिन वर्ष 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका द्वीप की खोज की थी, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस जो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं आज ही के दिन वर्ष 1903 में पनामा को कोलंबिया से आज़ादी मिली थी। पनामा एक छोटा सा राज्य है, पनामा नहर आप लोगों ने सुना होगा, जो इंडिया में वर्ल्ड में से वन ऑफ द
बिगेस्ट नहर जिसको बोला गया, जहाँ पे शिपिंग का ज़्यादा होता है काम। नेक्स्ट देखते हैं, आज ही के दिन 1933 में नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, है ना, अमर्त्य सेन इंडिया के थे, का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट थे। आज ही के दिन वर्ष 1947 में परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय, देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आपको जरूरी है। पहले भारतीय ये हैं, सोमनाथ शहीद यहाँ पे होना चाहिए, कुछ कॉमन मिस्टेक है, शहीद सोमनाथ शर्मा का निधन हुआ था। आखिरी उसके बाद आज ही के दिन वर्ष 1948 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में पहला भाषण, राज्यसभा में पहला भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहला भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो ये थे आज का इतिहास। आगे देखते हैं मोटिवेशन लाइन। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो जो हमको नींद नहीं आने देते हैं। ये सुपर लाइन है। इसी तरह लाइन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था कि सपने रात को मत देखो, दिन में देखो, और सूरज से आप इंस्पायर हो जाओ कि सूरज किस तरह से जलता है ना, जलने के बाद वो रोशनी देता है, लोगों में फैलाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, कि सपने नींद में नहीं देखा करो, और सपने वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों को एक तरह से मोटिवेट ज़्यादा किया जा सकता है, इससे हम लोग ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में एक ऐसी प्रेरणा, ऐसी उत्साह होता है जो हम लोगों को कुछ करने का प्रेरित करता है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो फटाफट करंट अफेयर्स के लिए कॉपी पेंसिल निकाल लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या है करंट अफेयर्स। फिलीपींस में सुपर टाइफून गोनी ने मचाई तबाही, लगभग 2 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये 2013 के बाद ये फिलीपींस में आया था, और लगभग मैं बता दूं कि 24 घंटा या 48 घंटा के लिए फिलीपींस की जो राजधानी मनीला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। यह 18वां चक्रवात वहाँ पे आया है। काफ़ी तीव्र टाइफून इसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फेसबुक ने सभी एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए डार्क मोड फीचर लॉन्च किया है, यानी जो लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता है वो डार्क मोड करके आसानी से लगातार फेसबुक का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के केरल में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में मंत्री पद की शपथ ली है। तो एक ऐसी पहली महिला भारतीय आप बोल सकते हो जिन्होंने न्यूजीलैंड में मंत्री पद का शपथ लिया है। वहाँ पे जो वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं बोल सकती हैं आप, तो वो भी महिला ही हैं। तो ये लगातार जो है केरल छोड़ करके वहाँ पे न्यूजीलैंड में अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। तो उसके बारे में और मैं आपको विस्तार से बता दूं कि उनका जो नाम है प्रियंका राधाकृष्णन, वो एक गायक भी हैं और कम्युनिस्ट परिवार से संबंध उनका है। उनका जन्म 1979 में चेन्नई में हुआ और पली बड़ी सिंगापुर में और शिक्षा पूरी की न्यूजीलैंड में। देखिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ प्रियंका राधाकृष्णन का चित्र भी देख सकते हैं। 16 साल पहले राजनीति में वो प्रवेश की। न्यूजीलैंड लेबर पार्टी में ज्वाइन 2006 में की। 2014 में लेबर पार्टी के नेताओं की रैंकिंग में 23वां स्थान मिला। 2017 में संसद के सदस्य चुनी गए। 2019 में जातीय समुदायों के लिए संसदीय निजी सचिव नियुक्त की गई है। 2020 में मंत्री बनी और पहले भारतीय हैं। तो काफ़ी उत्साहित हैं और वहाँ के जो प्रधानमंत्री अर्डन जो है वो भी काफ़ी खुश हैं उनसे, उनके कार्यों से। तो एक भारत के लिए गर्व की बात है कि इस तरह से भारतीय पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बना रहे हैं, अपना हुनर का डंका बजा रहे हैं। आगे देखते हैं, पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर वायलिन वादक PN कृष्णन का 92 वर्ष में निधन हो गया है। तो भारत सरकार के द्वारा उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यूके ने भारत की गिफ्ट सिटी को विकसित करने के लिए एक राजनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। तो भारत और यूके मिलकर इंडिया की एक गिफ्ट सिटी को तैयार करेगी, उसमें आपसी साझेदारी पार्टनरशिप बनाकर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ASI जिसको शॉर्ट में बोला गया है, ने लखनऊ हवाई अड्डे को अदानी समूह को 50 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे में दिया है। तो भारत सरकार और भी 5 भारत की जो हवाई अड्डे हैं उनको देने वाली है। तो इस तरह से दिया गया है। बताया गया था कि एक आंकड़ा के अनुसार कि लगातार जो भी इंडियन एयरपोर्ट्स हैं
या एसआई के जो हैं इंडियन एयरपोर्ट्स लगभग 100 के करीब आसपास से सभी लॉस में चल रहे हैं। इसी कारण सरकार ने पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे पट्टे पे दे रही है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट हाँ वो लॉस में चल रही है। इंडियन एयरलाइंस इसी कारण से सरकार ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, दुतेर्ते पेचेको को अंतर संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लुइस हैमिल्टन ने इटली के एमिला रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स फेरारी ट्रैक 2020 जीता है। तो मैं बता दूं कि वो इस सीजन के या इस सेशन के 9वें उनका जीत था और उनके करियर में अभी तक से 93 बार उन्होंने जीता है। तो ये इटली के हैं और ये इंग्लैंड के जो ब्रिटेन के ये जो रेस हो रहा था फेरारी रेस ट्रैक उन्होंने जीता है और ये इटली के रहने वाले हैं, लुइस हैमिल्टन। इस तरह का सवाल हमेशा एग्जाम में आता है कि ग्रैंड प्रिक्स फेरारी रेस ट्रैक 2020 किसने जीता, यह कहाँ पे आयोजित हुआ था, किस देश के खिलाड़ी ने जीता, इस तरह का सवाल आता है। आप इसको जरूर ध्यान से इसका नोट्स तैयार कर लें। मैं तो कहूँगा कि आप नोट्स बनाने का तरीका ढूंढ लो, जो डेली करंट अफेयर्स में जो भी पढ़ाई होता है उसको आप अलग कैटेगरी वाइज बना लो और उसको नोट्स तैयार करो ताकि एग्जाम में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सको, इसका मार्क्स उठा सको। आगे देखते हैं आखिरी 2 करंट अफेयर्स। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रिलायंस जियो को महिला T20 चैलेंज 2020 का टाइटल प्रायोजक बनाया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी को महिला टाइटल 2020 या टाइटल प्रायोजक बनाया गया है। यह जो गेम है यह भारत में 2 नवंबर के आसपास, 2 से 4 नवंबर या 2 से 9 नवंबर के बीच चलने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने IIT मुंबई के छात्रों के लिए एक स्वयं सहायता वेबसाइट बंधु लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट्स को कोई भी तरह का एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन उनके जहन में उठते हैं तो उनका उसको सोल्यूशन दिया जाएगा। यानी स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम होती है उनको इसमें सॉल्यूशन दिया जाएगा। इस तरह का वेबसाइट IIT मुंबई के छात्रों के लिए भारत सरकार के राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्री ब्रुनई। ब्रुनई एक जुम्ब द्वीप में स्थित एक देश है। ये इंडोनेशिया के पास स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, आप लोगों ने सुना, एक मुस्लिम राष्ट्र है ये एक राजतंत्र है। ब्रुनई पूर्व में एक समृद्ध मुस्लिम सल्तनत था जिसका प्रभाव संपूर्ण बोर्नियो तथा फिलीपींस के कुछ भागों तक था। 1888 में यह ब्रिटिश संरक्षण में आया। 1941 में जापानियों ने यहाँ अधिकार कर लिया। 1945 में ब्रिटेन ने इसे मुक्त करवाकर पुनः अपने संरक्षण में ले लिया। 1971 में ब्रुनई को आंतरिक स्वशासन का अधिकार मिला। उसका राष्ट्रीय ध्वज देख सकते हैं, 3 रंगों का है, नीचे ऊपर पीला है और बीच में ब्लैक और वाइट है। कुल चिन्ह भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय वाक्य ऑलवेज इन सर्विस विथ गॉड्स गाइडेंस। राष्ट्रीय गान गॉड ब्लेस द सुल्तान, सुल्तान को ईश्वर का आशीष। इसका मैप भी देख सकते हैं, ग्रीन सिग्नल छोटा सा दिखाया जा रहा है। वहाँ का समय मंडल UTC+8 है, दूरभाष कोड 673 है, इंटरनेट TLD.BN है। क्षेत्रफल जो है लगभग 5765 स्क्वायर किलोमीटर है। करीब करीब आप लोगों को आज इस पिक्चर के माध्यम से आपको टोटल समझ में आ गया होगा, है ना, ब्रुनई के बारे में। आई होप। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मैं दे दूँ कि अभी जो कोरोना काल है उसमें क्या लोगों को मन में बहुत सारे जहन में सवाल उठ रहे हैं, क्या इनकम टैक्स हमको फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उससे सवाल मैंने आपके लिए लाया है। इस मामलों में सालाना आय कम लेकिन जरूरी रिटर्न भरना जरूरी है। किसी व्यक्ति ने अपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से अधिक राशि खर्च किया हो तो उनको भरना होगा। 1 साल में अगर व्यक्ति ने 1 लाख रुपए से अधिक बिजली बिल भरा हो उनको भरना होगा। व्यक्ति ने सरकारी बैंक में चालू खातों में 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा किया हो, विदेश से आय प्राप्त हो या विदेश में संपत्ति मालिक हो, अगर 2.5 लाख रुपए से कम भी हो परंतु TDS कटौती हुई हो तो रिटर्न उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, एनी हाउ करना होगा। यानी इन 5 कारणों पर में उनको रिटर्न भरना होगा। वो इस तरह से दूरी नहीं बना सकते हैं, गवर्नमेंट इसको नोटिस जारी कर सकती है।
आगे देखते हैं अर्थक्वेक मूवमेंट्स। हाल ही में बहुत सारे राज्यों में भारत के और अन्य देशों में भी भूकंप देखने को मिला, जिसमें एक बच्ची लगातार 2-3 दिन तक दबी थी, 2 बच्ची जिनको निकाला गया। तो किस तरह से ये उठता है ना भूकंप, किस तरह से, तो देखिए कि दिखाया गया एक वेव्स जो है अर्थ क्वेक मैग्नीट्यूड दिख रहा है, एक सेंटर दिखाया गया फोकस और हाइपनो सेंटर, इसकी डेप्थ भी दिखाई जा रही है ना, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कितना है, सोल एट द साइट, इस तरह से कैसे वो डिस्टेंस फ्रॉम एपिसेंटर और एपिसेंटर यानी एपिसेंटर से डिस्टेंस कितना डिस्टेंस में वो किस तरह से उठता है, एक मैप के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि ये इस प्रकार से भूकंप जब आती है रिक्टर पे स्केल पे, तो इस तरह से ये वेव्स उठती हैं और इतना फोकस के साथ, इतना डिस्टेंस के साथ ये अपना असर दिखाता है अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक मूवमेंट्स, जो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। 5.7 के बाद या 5 या 6 के बाद करीब करीब ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसमें पूरा दुनिया तबाह हो सकता है, या उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आया है इंडिविजुअली वहाँ वो पूरा बर्बाद कर सकता है। तो आज के अंक में इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी अच्छे से समझे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि आप नए हो हमारे क्लास में, हमारे चैनल पे, तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। सो थैंक यू वेरी मच।